है एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग पूरे के पूरे सिद्ध से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 36 जो कि क्लास 12 2025 को टारगेट करेगा और धीरे धीरे हम लोग एक से लेकर के यहाँ तक 35 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहां से जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। इस वीडियो में हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को देखेंगे और एज यूजुअल आपको पता होगा कि आर्हेनियस इक्वेशन बिहार बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्हेनियस इक्वेशन से सवाल पूछा गया था 2022 में, 2023 में, लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में। तो इसीलिए ये आर्हेनियस इक्वेशन आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। तो हमारे पास एक टॉपिक होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उसमें से ये आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताया जाता है। तो उसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, लेकिन उसमें आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्हेनियस का जो समीकरण की चर्चा आती है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो कहां करते हैं जरा देख लेते हैं। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जैसे कि सांद्रण हो गया, यानी कि कंसंट्रेशन, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, फिर ताप, टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, फिर सरफेस एरिया एंड और भी बहुत सारे कारक होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें और तथा आर्हेनियस समीकरण के बारे में लिखे, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले इतने सारे कारक हैं। अब बारी बारी से आपको कंसंट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है, उत्प्रेरक के बारे में एक्सप्लेन करना है, ताप के बारे में एक्सप्लेन करना है, दाब और सरफेस एरिया। लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में जब हम ताप की बात करते हैं तो इसी में हमें बताया जाता है आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। और यहीं से ये जो क्वेश्चन है आर्हेनियस का इक्वेशन, जो कि 2 नंबर में, 1 नंबर में और खैर 5 नंबर के लिए तो स्पेशल है ही, पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट इतना बोलेगा कि बस आर्हेनियस के समीकरण को लिख दीजिए। 5 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कि आर्हेनियस के समीकरण को विस्तृत रूप में लिखिए। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो ताप को प्रभावित करने वाले कारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन में आप देख लेंगे आर्हेनियस का समीकरण जहां रहेगा वहां से टिक कर लेंगे। तो अब हम टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक, तो यहां से आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बताया कि रिएक्शन कैसे होता है। जब रिएक्शन होता है तो उसके दौरान हम एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देखना होता है। तो आर्हेनियस ने सबसे पहले एक ग्राफ को डिजाइन किया था। उन्होंने एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें वाई एक्सिस पर रखा एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच यहाँ पे ग्राफ बनाया गया। एक्स एक्सिस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस एनर्जी, और ये हमारा रहा ओरिजिन। अब इसके बीच में ग्राफ उन्होंने कुछ इस तरीके से डिजाइन करके दिया। अब इसी ग्राफ को लेकर के पूरा का पूरा इक्वेशन हम तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में अब ग्राफ को ऐसे बनाए, और वो भी किसका एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट के एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ ऐसे बनाया गया। अब इस ग्राफ को देख करके यहाँ पे ढेर सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं और वहीं से आर्हेनियस का समीकरण निकल करके आता है। तो अभी आपको नोट में एक बात लिखना है, रेट कांस्टेंट, जिसको के से डिनोट किया जाता है, का मान केवल और केवल तापमान पर ही निर्भर करता है।
ठीक है। रेट कांस्टेंट यानी कि जो के होता है वो रेट कांस्टेंट का मान केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यहीं से आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट को लेकर के यहां से एक कहानी स्टार्ट होगा। अब आर्हेनियस ने देखा कि ये जो ग्राफ बना है इसके पास पहले से कुछ एनर्जी होता है, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास पहले से ही एनर्जी होते हैं। अब ये रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदल जाते हैं, रिएक्टेंट जो है ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदलने से पहले यहां से कुछ प्रोसेस होते हैं, वहां से वो गुजरते हैं। उस प्रोसेस का नाम होता है एनर्जी बैरियर, और सेकंड प्रोसेस का नाम होता है इफेक्टिव कोलिजन। ये दो स्टेप होते हैं। अब जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट लिए जाएंगे उनको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, और साथ ही साथ उनको इफेक्टिव कोलिजन करना होता है। जब तो कोई एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे और साथ ही साथ इफेक्टिव कोलिजन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन में भी कैसा कोलिजन होना चाहिए? हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। ये दो स्टेप होते हैं, रिएक्टेंट को एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा और साथ ही साथ इफेक्टिव कोलिजन करना होगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो लेट अस सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, H2 plus Cl2 gives 2HCl। अब H2 plus Cl2 gives HCl को हमें समझाना है आर्हेनियस इक्वेशन की सहायता से और आर्हेनियस के ग्राफ की सहायता से। तो यहां पर H2 और Cl2 का मॉलिक्यूल आएगा, तो इसके पास पहले से कुछ एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को E0 कहा जाएगा, और E0 का मतलब होता है इनिशियल एनर्जी। ठीक है। अब क्या होगा कि ये H2 प्लस Cl2 है, ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने से पहले आपस में कोलाइड करेगा, और कोलिजन हेड ऑन होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद ये दोनों इस स्टेट में आ जाता है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये कोलाइड करते हुए जाएगा, और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब आप समझ रहे हैं एकदम हेड टू हेड होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये लोग आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक। अब ये लोग आपस में कोलाइड करते हुए ऊपर जाएंगे, एंड H2 और Cl2 को ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। अब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में से बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, और एकदम कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि H2 और Cl2 के मात्र दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कोलाइड करते हुए जाएंगे और इस स्टेज पे आ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर जिस स्टेट में आते हैं, जिस अवस्था में आते हैं, उस अवस्था को उत्तेजित अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। यहां पर मिल जाएगा आपको ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जिसको हिंदी में उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। तो अब देखिए, इसके पास पहले से एनर्जी था, इसको इनिशियल एनर्जी कहा गया है। अब क्या होगा, ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है, इस एनर्जी गैप को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, और इसको लिखते हैं EA। तो EA कहीं पर भी आएगा तो आपको समझना है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका डिफिनेशन हमसे पूछा जाता है। तो किसी भी रिएक्टेंट का पहले से जितना एनर्जी उसके पास होता है उसको इनिशियल एनर्जी कहते हैं, और इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें जितना एनर्जी लगाना पड़ता है या जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो इसको डिफिनेशन 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगर इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का आप डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी अभिक्रिया
किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इस डिफिनेशन को आप ऐसे भी याद रखिए कि रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एनी रिएक्शन इज सेड टू बी एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको E से सूचित किया जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को E से सूचित किया जाएगा, ठीक। और रिएक्टेंट के पास पहले से जितना एनर्जी होता है, अब क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के पास पहले से जितना ऊर्जा होता है उसे प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि इनिशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक। ये दोनों डिफिनेशन याद रखना है। तो इसके पास पहले से इनोट एनर्जी था और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया, और यहाँ पे ये ढेर सारे कोलिजन किए हैं, लेकिन इस ट्रांजिशन स्टेट में वही मॉलिक्यूल्स पहुंच पाता है जो कि इफेक्टिव कोलिजन और हिडन कोलिजन करता है, और ये धीरे 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 क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा HCl के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन का स्टेटमेंट यही है कि जो भी रिएक्शन होते हैं उसमें 2 प्रकार की कंडीशन होते हैं। पहले उसको एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा, एंड एनर्जी बैरियर को वही क्रॉस कर पाएगा जो कि इफेक्टिव कोलिजन यानी कि हिडन कोलिजन करता होगा, ठीक है। तो अब फिर से आइए ग्राफ में। अब देखिए यहाँ के एनर्जी को कहा गया है इनिशियल एनर्जी, और इस एनर्जी को कहा गया एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां से लेकर के यहां तक के एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि ये जो एनर्जी है ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है इतना, एक मिनट, ये वाला एनर्जी गैप, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो हम कैसे लिखेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो लिखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के योगफल को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी, ठीक। तो एक सिंपल सी बात है कि दोनों एनर्जी को आप कन्वर्ट ऐड कर दीजिए, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक चले जाइए, ये जितना भी एनर्जी होगा वो सबका सब थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। एक्टिवेशन में इस इनिशियल को ऐड कर दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिएगा जरा, आर्हेनियस से इक्वेशन दिया अपना इस ग्राफ को लेकर के, उन्होंने कहा कि इसको आप E0 बोल दो या EI भी बोल सकते हो, और इसको EA बोल दो
तो उन्होंने बोला कि जब इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हो और यहां पर जब आप लिखते हो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड इधर आप लिखते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो इस ग्राफ के अनुसार जो रेट कांस्टेंट होता है K, वो बराबर हो जाएगा A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT। ठीक है, रेट कांस्टेंट जो K होगा वो बराबर होगा A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT। अगर इसको और आप अच्छा ढंग से लिखना चाहते हो तो आर्हेनियन के अनुसार जो रेट कांस्टेंट K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के पावर माइनस EA बटा RT के। तो फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहा जाता है A। तो K बराबर हो जाएगा A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT। ठीक, तो यहां से K को क्या कहते हैं? K है रेट कांस्टेंट, A का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आर्हेनियस कांस्टेंट, और ई तो नेपियर कांस्टेंट है मैथ वाला, नेपियर कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 2.71। आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। आर का मान आपको याद रखना है। और ये का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो आर्हेनियस इक्वेशन बस लेंदी सा इक्वेशन है, बट आप 2-4 बार लिख लोगे, अच्छा से बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, कॉपी पे याद हो जाएगा। K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT, यही आर्हेनियस का इक्वेशन होता है। लेकिन जब अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो उसका जवाब 5 नंबर जैसा देना होगा। इस इक्वेशन को और हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहां पर K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT लिखा गया है, तो इसमें K खुद एक कांस्टेंट है और A का मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, इन नेपियर कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी का मान बार बार चेंज होगा नहीं, तो यहां पर क्या होगा, R तो खुद ही कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसका भी वैल्यू में परिवर्तन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि नोट में आप इस बात को लिखिए, यहां कि रेट कांस्टेंट K का मान केवल और केवल तापमान पर ही निर्भर करता है। तो अगर टेम्परेचर को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, मतलब अगर टेम्परेचर में हम चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो गई, ऑब्वियस सी बात है। अब चलते हैं फिर से इक्वेशन के पास। तो अगर टेम्परेचर हम T1 लेंगे तो उस दौरान रेट कांस्टेंट का मान K1 होगा, अगर टेम्परेचर T2 लेंगे तो उस दौरान रेट कांस्टेंट का मान K2 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर T1 टेम्परेचर लेंगे तो वहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, K1 बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT1, एंड यहां से K2 बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT2। अब फिर क्या करेंगे कि K1 में K2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो K1 डिवाइडेड बाई K2, अब दोनों को डिवाइड करना है, तो A इंटू ई के पावर माइनस EA बटा RT1 डिवाइडेड बाई A इंटू ई के पावर माइनस EA अपॉन RT1।
अब ए और ए हो गया कैंसिल, तो यहां से k1 बाई k2 बराबर, अब e के पावर माइनस ए अपॉन आर टी1, और देखिए ऊपर e और नीचे भी e है। अब चूंकि दोनों डिवाइड में है तो इसका जो पावर है बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे माइनस ए बटा आर टी वन को, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है और एक और पहले से माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए बटा आर, और यहाँ पे T2 है, T1 नहीं है, RT2। यानी कि ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन आया K1 बटा K2 बराबर e के पावर, अब इसमें से क्या कर लेते हैं कि e बटा r को कॉमन ले लेते हैं, तो हम e बटा r को कॉमन लेंगे, यहां से e बटा r, यहां से e बटा r कॉमन हो गया, तो बच जाएगा 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। ठीक, K1 बटा K2, ठीक है, यहाँ पे a ला दिए और ये ला दिए, तो e के पावर माइनस RT1 और ये RT2 के पावर माइनस ये बटा RT1, माइनस माइनस हो गया प्लस, सब चीज सही है। अब फिर से लिखेंगे K1 बटा K2 बराबर, यहां पर है e के पावर ये बटा r, उसके बाद यहां है 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस e, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे और उसके बेस में क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, तो लॉग K1 बटा K2 और इसके बेस में लेंगे e बराबर लॉग, और वो पूरा का पूरा आ जाएगा e के पावर e a बटा r 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 और इसके बेस में आ जाएगा e। अब लॉग का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि पावर जो होता है वो नीचे कूद कर आ जाता है, तो यहां से फिर लिखेंगे लॉग K1 बाई K2 और बेस में रहेगा e, और जो पावर है नीचे कूद कर आ जाएगा, तो e अपॉन r 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 और इसके साथ रहेगा इंटू में लॉग e, अब बेस में e। अब चूंकि लॉग जिसका निकालना होता है अगर बेस उसी के बराबर आ जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये तो हो गया 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, लॉग K1 बाई K2 बेस में e बराबर e अपॉन r, और यहां पर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। अब चूंकि एक और फॉर्मूला होता है log a बटा b बराबर log a माइनस log b, तो यूज करेंगे इसमें, तो log K1 माइनस log K2, इसके बेस में e है तो यहां पर भी बेस में e है, बराबर e अपॉन r 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। अब क्या करते हैं कि इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं log K2 बेस में e माइनस log K1 बेस में e बराबर e अपॉन r, और ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। और आप लोगों को पता होगा कि log x बेस में e बराबर होता है 2.303 log x बेस में 10, यानी कि अगर नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलना है तो उसमें 2.303 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर log K2 माइनस log K1 लिखा हुआ है, इसको हम फिर से इस रूप में ला देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस मतलब कि इस T1 के पहले प्लस लाना था, T2 के पहले माइनस लाना था, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो log K2 माइनस log K1 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1 बेस में e, ठीक है, और भी शॉर्ट तरीका से उसको किया जा सकता है, हम मान रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे डायरेक्ट हम K2 और K2 बटा K1 करके पावर में माइनस करके उस माइनस को यहाँ कर देते, उस माइनस को फिर यहाँ भेजते तो भी प्लस में हो जाता है, इस बात को भी मानते हैं। तो log K2 माइनस log K1 और बराबर में ये सब e अपॉन r 1 बाई T1 माइनस 1 बाई
T2। अब इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन के जरिए इस नेचुरल लॉ को इस कॉमन लॉ में बदल देते हैं। इसमें गुना करेंगे 2.303 से log K2 अपॉन K1 बेस में E। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर कहीं पर log x हो बेस में E हो तो आप इसको एज यूजुअल ln x भी लिख सकते हो। अगर कहीं पर भी ln वर्ड यूज हुआ है, अगर कहीं पे ln सिंबल का यूज किया है तो इसका मतलब होता है कि उसमें बेस में E है और इस log को नेचुरल log कहते हैं, जो कि मैथ्स में नॉर्मली यही लिखा जाता है। तो 2.303 log K2 by K1 और यहाँ पे बेस में E नहीं रहेगा, बेस में 10 हो जाएगा, बेस में 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदल दिया, बराबर E अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ओवरऑल यहां से इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास log K2 अपॉन K1 बेस में 10 इक्वल टू E1 अपॉन और 2.303 को यहां ला देंगे और यहां पर हो जाएगा R 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को आप लिखेंगे log K2 अपॉन K1 बेस में 10 बराबर A अपॉन 2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यही है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 5 नंबर लाने के लिए ये मैथमेटिकल प्रोसेस करना पड़ता है। अब देखिए अलग अलग टीचर्स लोग इसको अलग अलग तरीका से बताते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया कि log K1 बटा K2, मतलब कि पहले हमने क्या किया कि इक्वेशन बना लिया था, इक्वेशन हमने बना लिया, उसके बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने क्या किया कि फिर log लिया। लेकिन आपको बहुत ऐसे बुक्स होते हैं और भी अच्छे से जो टीचर्स होते हैं लोग इस तरीके से नहीं बता करके पहले ही log ले लेते हैं। अब इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहीं पर log ले लेंगे, अब बाद में T1 और K1 और T2 K2 को पुट करेंगे। तो वो भी प्रोसेस सही है, ये भी सही है। जो प्रोसेस आपको अच्छा लगे, जो प्रोसेस आपको समझ आ जाए, जिस प्रोसेस को आप याद कर सको, उस प्रोसेस के अनुसार आप चलना। तो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग अपनी अपनी खासियत होती है, तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन बन गया, जिस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आरएनएस का इक्वेशन बोलते हैं। तो यही आरएनएस का इक्वेशन था। अब देखिए अगर आरएनएस का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, अगर ये रिएक्शन के ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी इतना ऊपर गया है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट मतलब कि ये जो अभिक्रिया ये बिना उत्प्रेरक के हुआ है। जैसे इसमें हम कैटलिस्ट डाल देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट करके इतने सा हो जाता है। ये विदाउट कैटलिस्ट था, ये बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया को संपूर्ण कराया गया है। लेकिन जैसे इसमें हम उत्प्रेरक डालेंगे, जैसे इसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले इसका एक्टिवेशन एनर्जी अगर E1 था और बाद में इसका एक्टिवेशन एनर्जी E2 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें कैटलिस्ट का एंट्री हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हुआ, घट गया। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो घट जाएगा और निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट घटाता भी है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आरएनएस इक्वेशन में आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो खास करके बिहार बोर्ड में जो आरएनएस इक्वेशन से 1 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर के जो सब्जेक्टिव सवाल और ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं वो आपसे नहीं छूटेगा, वो आप पक्का बना लोगे। ठीक है, यहाँ से लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया था आरएनएस इक्वेशन ये अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ग्राफ के बारे में बताया गया, फिर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का डिफिनेशन है, उसके बाद फिर ये ग्राफ है, इक्वेशन है, इक्वेशन में किसको क्या कहते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। उसके बाद फाइनली इक्वेशन आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन है, ये ग्राफ कैटलिस्ट की उपस्थिति में कैसा होता है वो बताया गया है, एनर्जी बैरियर और इफेक्टिव कोलिजन के कंडीशन को फॉलो करना होता है, एंड यहाँ से ये रेट कांस्टेंट का मान जो होता है केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो होप सो आरएनएस इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक कीजिए, देखिए वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।